नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपको बता दूँ कि आज मैं सीडीपी शिक्षा शास्त्र बाल विकास का एक स्पेशल चैप्टर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं एवं सिलेबस बीए एमए के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चैप्टर है, मेमोरी अर्थात स्मृति। इस पर आधारित जो चैप्टर है, आपको बता दूं कि समस्त शिक्षक भर्तियां, चाहे वह सीटेट, आने वाले सीटेट जो चल रहा है उसके लिए विशेष दृष्टिगत रखते हुए आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं। यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट और रीट या एच टेट या फिर आपकी भी किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह नेट ही क्यों ना हो, तो उसकी दृष्टि से भी आपको यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा रहने वाला है। इसलिए आज के इस चैप्टर को देखना ना भूलें, क्योंकि टू द पॉइंट आपको बताने वाला हूं। एक एक जानकारी, एक एक तथ्य निकाल करके लाया हूं और एक एक तथ्य को सरलतम तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको क्लास में आनंद आएगा, इसलिए क्लास को देखें। और यदि हमारी क्लास या हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दूं कि हम ना कि यूट्यूब चैनल पर ही उपस्थित हैं, जबकि हम फेसबुक, ट्विटर और आपको बता दें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी उपस्थित हैं। आपके लिए एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए लगातार मदद करती रहेगी। विशेषकर आप लोग शिक्षक भर्ती वाले इस क्लास को एक एक बारीकी से देखें। और चलिए चलते हैं आज के चैप्टर के। हम स्मृति के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और फिर चलते हैं। इसके यदि प्रारंभ में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को कई पार्टों के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे कि मटेरियल अच्छा है और हेल्दी है आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मटेरियल हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर पहुंचाएगा, इसलिए एक एक बिंदु को ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं आज के। आपके स्क्रीन पर देखिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारा नंबर भी, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो कर दिया। यदि कोई समस्या आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और क्लास को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू स्टूडेंट जो भी हैं इस चैनल को, और शेयर जरूर करें। चलिए, पहले जो मेमोरी की स्मृति है, स्मृति आपके स्क्रीन पर मेमोरी दिख रही है, उसका आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। मानव जीवन में सभी पहलुओं के में अधिगम यानी कि लर्निंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की दृष्टि, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुमूल्य प्रयत्नों का उद्देश्य बच्चों को किसी न किसी प्रकार से कुछ सिखाना ही होता है। सीखना ही शिक्षा इतिश्री नहीं है। आप कह दें कि हमने सीख लिया तो शिक्षा का इतिश्री हो गया, यानी शिक्षा खत्म हो जाती है। हम सीख लेते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हमने जब बच्चा अल्फ़ाबेट से शुरू करता है, वर्णमाला से शुरू करता है, तो बच्चा कुछ सीखता है तो उसके बाद उसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का कभी अंत नहीं हो सकता है, इसलिए कहा गया है कि सीखना ही शिक्षा का इतिश्री नहीं है। यह न मान लें कि हमने कुछ सीख लिया है तो शिक्षा वहां पर समाप्त हो जाती है। माना किसी विशेष परिस्थिति में हमें क्या कुछ करना है, इस बात को हम अच्छी तरह समझ जाएं। और सीखने के जहां पर आपको बता दूं मोस्ट चीज होगी, महत्वपूर्ण बिंदु होगा, वहां पर हम आपको अंडरलाइन करके भी बताएंगे और उस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। टेंशन ना लें, निःशुल्क पीडीएफ की व्यवस्था है। केवल और केवल देश का एकमात्र संस्थान एम ऑनलाइन क्लासेस यह व्यवस्था लागू किए है, किसी प्रकार की शुल्क नहीं लेता है, यह आपके लिए समर्पित है। कुछ करना है, कहा जाता है, इस बात को हम अच्छी तरह समझ जाएं और सीखने के साथ हम ऐसा भी कर लें, परंतु अगर फिर कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आए और हम सीखे हुए व्यवहार अथवा अनुक्रिया, जिसको आप रिस्पॉन्स कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, की पुनरावृत्ति ना कर सकें तो हमारा सीखना निरर्थक सिद्ध होगा। साफ साफ कहा गया है, इस बिंदु को जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि उसमें पूरी बात कह दी गई है कि अगर हमने
कुछ समय का यदि हमने कुछ सीखा है, एक समय पर हमने कोई बात सीखी है, कोई चीज़ सीखी है, उसका समय और परिस्थिति के हिसाब से हम अपने व्यवहार में या अनुक्रिया में रिस्पॉन्स यानी कि पुनरावृत्ति ना कर सके तो हमारा सीखना क्या होता है, निरर्थक होता है। इसलिए ध्यान दें, पूरी बात को समझ लें। उसमें साफ साफ कहा गया है कि तभी सिद्ध होगा जब हम उस अनुक्रिया का रिस्पॉन्स देंगे। उस चीज़ का हम सीखने के बाद हमारे सामने कोई साइकिल दे दी जाती है और उस साइकिल को यदि हमें कहीं किसी सफ़र को तय करना है और हम साइकिल चलाना जानते, हमें सिखाया गया है, लेकिन हम फिर भी उसका प्रयोग ना करें तो वह निरर्थक कहलाएगी, वह सीखना। इसलिए ध्यान दें कि यदि कभी सीखते हैं किसी चीज़ को तो उसका रिस्पॉन्स समय आने पर, उसकी परिस्थिति आने पर उसका उपयोग करना भी सीखें। इसका अर्थ यह है कि अधिगम सीखना तभी सार्थक होता है जबकि सीखे हुए ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि जब हमें आवश्यकता हो तो उनका उपयोग किया जा सके। मनोविज्ञान जगत में धारण करने और पुनः प्रस्तुत करने की यह योग्यता यानी स्मृति के नाम से जानी जाती है। साफ साफ कहा गया है, अंतिम पंक्ति में आप ध्यान दे सकते हैं, मनोविज्ञान जगत में धारण करने और पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता को क्या कहते हैं, मेमोरी स्मृति कहते के नाम से जानी जाती है। यदि आपको कोई चीज़ सीखी है तो उसका समय पर आप उसको प्रस्तुत करें, उसको धारण करें और उसको समय आने पर आप उसका रिस्पॉन्स दें। चलिए अगली बिंदु में अगली बात हमारी जो शुरू होती है, हम बहुधा स्मृति यानी मेमोरी शब्द के स्थान पर स्मरण याद रखना यानी कि रिमेम्बरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से एक पर्यायवाची भी है। वुडवर्थ नाम के विद्वान ने दोनों को पर्यायवाची शब्द बताते हुए लिखा है कि स्मृति की परिभाषा देते हुए हमें सबसे पहले जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। क्या कहा गया है, फिर से सुन लें, उसमें बहुत ही अच्छी तारतम्य वाली बात कही गई है। वुडवर्थ साहब कहते हैं कि दोनों को पर्यायवाची शब्द बताते हुए, किसको, दोनों को, किस चीज़ को, स्मरण को और याद रखना को, यानी कि रिमेम्बरिंग यानी कि स्मरण, इन चीज़ों का, इन दोनों शब्दों के बारे में कहते हैं पर्यायवाची हैं। कह सकते हैं मेमोरी की है पर्यायवाची है, लेकिन इनको आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्मृति की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें सबसे पहले जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि यह संज्ञा शब्द अपने उचित रूप में क्रिया ही है। वास्तविक तथ्य स्मरण या याद रखना ही है। यानी जो चीज़ें हमें पूर्व में सिखाई गई हैं उनको हम रिमेंबर कर लें, उनको हम दोहरा लें और उनको हम याद कर लें तो ही क्या होगा, तो ही हम सीख पाएंगे और तो ही हमारी मेमोरी इस्टेब्लिश होगी। इसकी अगली बात को हम बताते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इस दृष्टि से हम इस अध्याय को याद रखना तथा स्मृति यानी मेमोरी के लिए एक ही शब्द स्मृति यानी मेमोरी का ही उपयोग करना चाहेंगे। किस तरीके से आपको बता दें, इसमें साफ साफ कहा गया है। अब अगला बिंदु जो अगली हेडिंग आती है वह है स्मृति की प्रक्रिया। स्मृति की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। ध्यान दें, द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन का तात्पर्य क्या है, आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कहा जा रहा है, मानव मस्तिष्क में कि अपनी एक अपूर्व विशेषता के कारण सभी प्रकार के अनुभव और अधिगम यानी लर्निंग संबंधी क्रियाएं अपने पीछे स्मृति बिंब या चिन्ह मेमोरी इमेज ऑफ ट्रेसेस छोड़ जाती हैं, जिन्हें एनग्राम्स
के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार जो कुछ सीखा जाता है वह अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। जो कुछ सीखा जाता है वह अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है, जिसे मस्तिष्क में एनग्राम्स नामक एक प्रकार की स्मृति चिन्हों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस एनग्राम्स को आप अंडरलाइन करके रख लें। यह शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है, प्रश्न बन सकता है। इसको याद रखें कि इस प्रकार जो सीखा जाता है वह प्रभाव अवश्य छोड़ता है, जिसे मस्तिष्क में एनग्राम्स नामक एक प्रकार की स्मृति चिन्हों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह ध्यान दें, अनुभव या अधिगम का स्मृति चिन्हों के रूप में हमारे मस्तिष्क द्वारा इस प्रकार संचय करना अथवा सुरक्षित रखा जाना ही अनुभव तथा अधिगम का धारण रिटेंशन कहलाता है। इसमें देखिए बात और भी बताई गई है, उस बात को भी हम समझ लेते हैं। क्या कहा गया है? यह धारणा शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन कितनी अधिक होगी, अर्थात हम कितनी देर तक पूर्व अनुभव या सीखे हुए ज्ञान को स्मृति के चिन्हों के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क पटल पर उनकी कितनी छाप पड़ती है। यदि आपको बता दूं, क्लास बड़ी जरूर है लेकिन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी लाइन छोड़ना मैंने आवश्यक नहीं समझा, नहीं तो मैं क्लास आपको बता दूं 30 मिनट में ख़त्म कर दूं स्मृति की। लेकिन मुझे यह ठगा हुआ महसूस हो रहा था स्वयं में कि मैं ऐसी यदि आपको अधूरी शिक्षा दूंगा, अधूरा ज्ञान दूंगा तो वह ठगा हुआ पाया जाएगा। इसलिए आपको एक विस्तृत क्लास देने का लक्ष्य यही है कि आप एक एक बिंदु को समझ सकेंगे और एक एक बात को समझ सकेंगे और रिपीट भी कर सकते हैं। भले ही क्लास आपकी चाहे आध घंटे या 1 घंटे की हो, महत्वपूर्ण है वही आपको बताया जाएगा। आप याद रखें एक एक बिंदु तक, क्योंकि यह आपको बता दूं सीटेट के लिए तो यह जड़ी बूटी है। यदि आपने यह जड़ी बूटी संजीवनी बूटी नहीं ली तो आप पेपर में एग्जाम हॉल में जवाब देने में मेमोरी और फॉरगेटिंग, ध्यान दें स्मृति और विस्मृति 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका विशेष रोल है। ध्यान देते रहें, क्लास को छोड़ें नहीं, देखते रहें। जब कभी भी हम अपने पूर्व अनुभवों या सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं अथवा उन्हें उपयोग में लाना चाहते हैं, उनके स्मृति चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है। उनके स्मृति चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम इन स्मृति चिन्हों की सहायता से पूर्व अनुभव तथा अधिगम संबंधी क्रियाओं को अच्छी तरह दोहरा सकते हैं तो हमारी स्मृति को अच्छा कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी कारणवश इन स्मृति चिन्हों की छाप धुंधली हो गई हो, यदि कोई बिंदु कोई बात हमारी धुंधली हो गई हो अथवा ये मिट गए हो तो हमें अपने पूर्व अनुभवों और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करने में कठिनाई होती है। क्योंकि किसी बात को आपकी स्मृति में फिट कर दिया गया है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं। आपको पता है कि हम किसी भी गुणा भाग और जोड़ घटाना को हम कर लेते हैं और तो हम आगे किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा हमें कोई बिंदु दिया जाता है, कोई प्रश्न दिया जाता है, कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम आसानी से हल कर लेते हैं। और लेकिन यदि हमारे अंदर वो चीज़ फीड हो गई कि हम भूल गए हैं, उसको गुणा को भूल गए हैं, भाग को भूल गए हैं, प्लस करने को भूल गए, माइनस करने को भूल गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें आपको याद नहीं होंगी चीज़ें, तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दें, इस अवस्था में यह कहा जाता है कि हम अपने स्मृति चिन्हों को सुरक्षित नहीं रख सके।
स्मृति चिन्ह का मतलब यही है, क्योंकि वो एक इमेजेस होती हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारा जो माइंड सोचता है वह विजुअली सोचता है, एक किस्म से कहा जाए इमेजेस में सोचता है। हम अपने मस्तिष्क में यदि हमारे दिमाग में आता है, क्या आता है कि महाराणा प्रताप कैसे थे, तो ऑटोमेटिक महाराणा प्रताप भाला लिए खड़े हो जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। हमारे दिमाग में आता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में उनका चेहरा नजर आ जाता है। हमारे दिमाग में याद आता है कि हमारे शिव भगवान कैसे दिखते हैं, तो हमें उनकी पिंडी नजर आ जाती है। यह इमेजेस में सोचता है मस्तिष्क। यह ध्यान रखें, उसमें एक एक बात कही जा रही है कि चिन्ह, स्मृति चिन्हों को सुरक्षित नहीं रख सके, अथवा जो सीखा गया था उससे भली भांति धारण यानी रिटेन धारण नहीं कर पाए, और इसलिए उससे हम भूल गए हैं। क्योंकि हम उसे धारण नहीं कर पाए, हमने यदि उस चीज को धारण कर लिया होता और आवश्यक मान लिया होता तो हम कभी न भूलते। इस प्रकार से स्मृति या याद रखने की प्रक्रिया में सीखना अर्थात अधिगम पहली अवस्था है। ध्यान दें, यह लाइन महत्वपूर्ण है। इसमें लाइन में कहा गया है कि इस प्रकार की स्मृति को याद रखने की प्रक्रिया में सीखना अर्थात अधिगम पहली अवस्था है। पहली अवस्था है अधिगम। आपको बता दें, अगला बिंदु जो कहा गया है, कुछ सीखे हुए उसे याद रखने की बात ही नहीं पैदा होती बिना कुछ सीखे। अगर बिना आप कुछ सीखे हैं, यदि आपने एरोप्लेन उड़ाना नहीं सीखा है, तो आप याद कैसे रखेंगे कि प्लेन में कहाँ पर ब्रेक होता है, कहाँ पर हमें अप करना है, कहाँ पर डाउन करना है, और कहाँ पर कैसी स्थिति में कैसा निर्णय लेना है। तो आप कैसे याद रखेंगे जब आपने सीखा ही नहीं। तो दूसरी अवस्था में सीखे हुए तथ्यों अथवा कहा गया है जाना चाहिए, तथ्यों जाना चाहिए, तथ्यों अथवा अनुभवों को मानसिक छाप अथवा बिंबों के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह कहा गया है कि आपको दूसरे बिंदु में कि यदि आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, दूसरे शब्दों में कहा गया है दूसरी अवस्था में कि सीखे हुए तथ्यों अथवा अनुभवों को मानसिक छाप अथवा बिंबों के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगला उसमें बिंदु बताया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काम में लाया जा सके। किस तरीके से? इस अवस्था को धारण अवस्था यानी कि आपको बता दें स्टेज ऑफ रिटेंशन कहा जाता है। तीसरी और चौथी अवस्था, यह दो अवस्थाएं हो चुकी हैं। तीसरी और चौथी अवस्था क्रमशः क्या कहलाएंगी? पहचानना और अभिज्ञान अथवा अभिज्ञान। चौथी अवस्था जो कहलाएगी क्रमशः अवस्थाएं, तो तीसरी अवस्था जो कहलाएगी वह कहलाएगी पहचानना अथवा जिसको कह सकते हैं आप अभिज्ञान। और पुनः स्मरण, चौथी अवस्था है पुनः स्मरण अथवा प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल के नाम से जानी जाती है। पहचान पुनः स्मरण से कुछ अधिक आसान और सरल मनोविज्ञान प्रक्रिया है। दोनों में क्या भेद हैं इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। माना, अब इस उदाहरण को विशेषता देखें क्योंकि यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक एक बिंदु बता रहा हूं इसलिए जिससे कि आपको याद हो जाए। इस उदाहरण को ध्यान रखें। क्या कहा गया है? माना जैकसन जी आपके सहपाठी रह चुके हैं। जैकसन आप अपने दोस्त को मान सकते हैं, यदि मेरा कोई सहपाठी हो तो मुझे मान सकता है कि हम उसके सहपाठी रह चुके हैं। आपने अपने साथ रहकर अच्छा समय बिताया है। आपने उसके साथ रह करके, अपने दोस्त के साथ में रह करके, अपने फ्रेंड के साथ में रह करके अच्छा समय बिताया है। पुराने अनुभव स्मृति चिन्हों के रूप में आपके मस्तिष्क में सुरक्षित हैं। अगर आपको अपने सहपाठी का केवल नाम ही बताया जाए, आपको यदि, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें सुरक्षित हैं
क्या कह रहा हूँ, ये आपको तीसरी अवस्था के बारे में बता रहा हूँ जिसमें पहचानना और अभिज्ञान की चर्चा की गई है। अथवा तो उसमें कहा गया कि यदि आपका कोई दोस्त है, उसकी चर्चा की जाती है और उसका नाम बोला जाता है, जैसे उन्होंने कहा है कि जय किशन नाम लिया जाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल होगा। क्या होगा? तुरंत आपके दिमाग में क्या होगा? पहचान बनेगी, बताया जाए। इसके साथ ही वह सभी बातें जो आपने उसकी संगति में अनुभव की थी, उसकी संगति में जो आपने बातें अनुभव की थी, आपको फिर से याद आ जाएं। और यदि आ जाएं याद, और आप अपने मित्र के व्यक्तिगत बारे में सब कुछ बता दें। आपको जय किशन जी का नाम बोला जाए और आप जय किशन जी के बारे में पूरी बात बता दें, तब यह कहा जाएगा कि आप अपने पूर्व को पुनः स्मरण कर सकने में समर्थ हो गए हैं। आपके पूर्व स्मरण यानी कि पुरानी याददाश्त को आप पुनः पूर्व में जो ज्ञान था, जो आपने पूर्व में प्रतिक्रियाएं की, जो आपके याददाश्त में थी, वह पुनः स्मरण के तौर पर आपने समर्थ यानी याद करने में और बताने में आप सक्षम हैं, इसलिए पुनः स्मरण कर सकने में समर्थ माने जाएंगे आप। इस स्थिति में स्मृति चिन्हों को अपने उचित रूप में मस्तिष्क पटल पर धारण यानी रिटेन कर लिया जाता है। लेकिन अगर स्मृति चिन्ह काफ़ी धुंधले, यदि स्मृति चिन्ह यानी वो बात उनके व्यक्ति का विशेष का नाम लेने पर भी वह काफ़ी धुंधले, यानी धुंधले का तात्पर्य है कि हम कहें कि यदि चर्चा होती है जय किशन की, तो जय किशन का नाम तो याद आता है कि एक दोस्त तो था क्लास में, लेकिन याद नहीं आ रहा है, उसका चेहरा नहीं याद आ रहा, उसकी बात नहीं याद आ रही है, तो वह काफ़ी धुंधले कहे जाएंगे और आपको बता दें अस्पष्ट हों और फलस्वरूप उन्हें अच्छी प्रकार से धारण यानी रिटेन नहीं किया गया हो। ध्यान दें, यदि स्पष्ट हो और आपने धारण कर लिया हो तो पुनः स्मरण करने में समर्थ हो गए हैं आप, ये माना जाएगा। और यदि आप धुंधले उस व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचान पाते हैं, तो आपको बता दूं कि धारण नहीं किया गया हो, तब पुनः स्मरण यानी पिछले अनुभवों को अपने उचित रूप में याद रख सकने की संभावना नहीं होती। ध्यान दें कि पुनः स्मरण कर सकने की आपकी संभावना नहीं होती। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अभिज्ञान अर्थात पहचानने की संभावना हो सकती है। पहचानने की संभावना हो सकती है। पहचानने से तात्पर्य किसी वस्तु या परिस्थिति को उस रूप में देखना है जिस रूप में उसकी छाप मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई हो। फिर से सुन लें, कहा गया है ऐसी परिस्थिति में अभिज्ञान अर्थात पहचानने की संभावना हो सकती है। पहचानने से तात्पर्य किसी वस्तु या परिस्थिति को उस रूप में देखना। उस रूप में अगर देखा जाए तो जिस रूप में उसकी छाप मस्तिष्क पटल पर छप गई हो, अंकित हो, किसी समय पर वह कोई घटना से जुड़ी बात हो तो वो चीज़ अंकित हो गई हो। यहाँ अनुभव की हुई वस्तु की उपस्थिति पुनः स्मरण के कार्य को आसान बना देती है। ऊपर के उदाहरण में व्यक्ति अपने सहपाठी जय किशन के संबंध में सभी पूर्व संबंधों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो सकता है, परंतु जैसा कि वह अपने अनुभवों से संबंधित फोटोग्राफ देखता है या अपने सहपाठी से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, तो वह तुरंत ही अपने मित्र की पहचान कर सभी पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने में समर्थ हो जाता है। यह ध्यान दें, कितनी बड़ी बात कह दी है ऐसी वक्तव्य ने कि यदि उस व्यक्ति से मिलता है या उसकी कोई फोटोग्राफ मिल जाती है,
उस समय की स्कूल्स की इमेज जब हम होते हैं, जब हमारा कोई एनुअल फंक्शन होता है, उस समय वो मित्र हमारे साथ में कोई एक्टिविटी कर रहा होता है या कोई पुरस्कार पा रहा होता है या कोई नाटक या किसी किरदार को निभा रहा होता है, तो उस समय यदि हम साथ में हैं तो उस फोटो में देख करके हमें ऑटोमेटिकली उस मित्र के बारे में याद आ जाता है। तो उसमें कहा गया है कि पुनः स्मरण करने के समर्थ हो जाता है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्मृति अथवा याद रखने की प्रक्रिया कुछ सीखने, ध्यान दें क्या कहा गया, स्मृति या अथवा याद रखने की प्रक्रिया कुछ सीखने अथवा अनुभव प्राप्त करने से शुरू होती है और इनके पुनः उत्पादन अथवा पुनः उसी रूप में प्रस्तुत किए जाने के साथ समाप्त होती है। फलस्वरूप स्मृति की प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में संपन्न होती है, जिन्हें सीखने और अनुभव करने, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, अभिज्ञान अथवा पहचानना और पुनः स्मरण अथवा प्रत्यास्मरण, रिकॉल के नाम से जाना जाता है। आगे के बिंदु में देखते हैं हम इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण हेडिंग को जोड़ते हैं, क्योंकि यह हेडिंग भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, क्लास आपकी मैं 40 मिनट की समथिंग की लूँगा और फिर यदि समाप्त नहीं होगी तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, क्योंकि हमें इस चैप्टर को बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि अच्छे तरीके से समझ पाए तभी मज़ा आएगा। क्या कहा गया, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। पुनरुद्धार, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ध्यान दें, स्मृति की प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त 4 अवस्थाओं को आजकल एक नए रूप में वर्णन किया जाने लगा है तथा इस दृष्टि से इन अवस्थाओं को निम्न 3 नाम दिए जाने लगे हैं। कौन कौन से नाम देखिए, कूट संकेतन, इनकोडिंग या इनकोडिंग आप कह दें इसको, एनकोडिंग, या फिर आपको बता दूं भंडारण भी कह सकते हैं जिसको स्टोरेज कह सकते हैं, या पुनरुद्धार कह सकते हैं जिसको रिट्राइवल कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब कूट संकेतन या इनकोडिंग, एनकोडिंग के बारे में देख लें। एनकोडिंग से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसके द्वारा बाह्य वातावरण से संबंधित जिस बात को हम स्मरण रखना चाहते हैं उस बात को या उद्दीपन स्टिमुलस को हम एक ऐसी कूट भाषा, संकेत या स्मृति चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं। कहा गया है जिससे वे भंडारण करने के योग्य बन जाएं। चलिए क्या कहा गया है, मैं परिस्थिति कर लेते हैं, जिससे वे भंडारण करने के योग्य बन जाएं तथा जिन्हें जरूरत पड़ने पर पुनः उनके पुराने रूप में स्मरण किया जा सके। कूट संकेतन की यह क्रिया ऊपर बताई गई 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था सीखने और अनुभव करने यानी लर्निंग द एक्सपीरियंसिंग के दौरान ही संपन्न होती है। जितने अच्छे ढंग से सीखने के दौरान हम सीखी हुई बातों के लिए एनकोडिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, उन्हें अलग अलग कूट संकेतन या स्मृति चिन्हों यानी कि एनग्राम्स के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। उतनी ही अच्छी प्रकार से आगे की स्मृति प्रक्रिया ठीक प्रकार चलती रह सकती है। इस प्रकार की स्मृति चिन्हों के प्रकारों तथा रूपों की कोई सीमा नहीं होती। कोई किसी बात को याद करने के लिए किसी भी प्रकार के अपने कूट संकेतन यानी इनकोडिंग का प्रयोग कर सकता है। कभी इसके लिए कोई शब्द
या अक्षर, कभी कोई आकृति तथा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह प्रयोग में लाया जा सकता है। कहा गया है कि भंडारण यानी स्टोरेज का संबंध धारणा शक्ति पावर ऑफ रिटेंशन से है। जो कुछ स्मृति चिन्हों द्वारा मस्तिष्क में होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अच्छी प्रकार मस्तिष्क में धारण कर रखा जाए, यही एक अच्छे भंडारण की विशेषता है। आपको बता दें कि मस्तिष्क में यदि आप अच्छे से उस चीज़ को धारण किए रहते हैं तो यह एक अच्छा भंडारण कहलाएगा, स्टोरेज कहलाएगा। पुनरुद्धार रिट्राइवल की बात करें से तात्पर्य एनकोड की हुई भंडारित यानी स्टोरेज सूचनाओं सामग्री को अपने मूल रूप में प्रस्तुत करने से है। यानी कि हम किसी चीज़ को यदि अपने स्टोर में रखे हैं उसको सही समय आने पर उसको मूल रूप में प्रस्तुत कर दें। पूर्व वर्णित तीसरी चौथी अवस्था पहचानना तथा प्रत्यास्मरण का संबंध इसी पुनरुद्धार प्रक्रिया से है। यह कह दें कि इन सब चीज़ों का पहचानना और प्रत्यास्मरण का तीसरी और चौथी का इसी से है, पुनरुद्धार से यानी रिट्राइवल से है। यानी उसमें क्या होता है, अच्छे से प्रस्तुत करना होता है, यही इसकी प्रक्रिया है। अब स्मृति की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों के अनुसार हम जानते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अनुसार अलग अलग तरीके से दी है, तो उसकी परिभाषा में क्या क्या दिया है वह भी देख लेते हैं। कहा गया है स्मृति की परिभाषा में डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, स्मृति की प्रक्रिया से परिचित हो जाने के बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई स्मृति की परिभाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना उचित जान पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न हैं। परिभाषाएं क्या दी गई हैं? स्टाउट के अनुसार, स्टाउट ने क्या कहा है, जहां तक आदर्श पुनरावृत्ति के मात्र पुनः उत्पादन होने का प्रश्न है, स्मृति को एक आदर्श पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। आदर्श पुनरावृत्ति के इस उत्पादक पहलू के लिए पूर्व अनुभवों से संबंधित वस्तुओं का जहां तक हो सके उसी क्रम तथा ढंग से पुनः प्रकाश में आना आवश्यक है जिस क्रम तथा ढंग में वे पहले उपस्थित थीं। यानी कि बात उन्होंने कह दी है कि आदर्श पुनरावृत्ति के उस उत्पादन पहलू को पूर्व में जो अनुभव थे उनसे संबंधित वस्तुओं का जहां तक हो सके उसी क्रम में उसी ढंग में पुनः प्रकाश में आना आवश्यक है जिस क्रम और ढंग में पहले उपस्थित थी। तो वह आपको बता दें कि एक आदर्श पुनरावृत्ति कहलाएगी और उस चीज़ का उत्पादन मतलब प्रश्न यही उठता है कि वह चीज़ कहलाएगी कि हाँ उस व्यक्ति को एक अपनी मेमोरी एक अच्छी मेमोरी है उसकी, तो क्योंकि उसी क्रम में यदि कोई चीज़ कर देता है, किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जाती है और उसको उसी क्रम में वह लिख देता है, तो समझ लीजिए उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अच्छी मानी जा सकती है। वुडवर्थ और मार्किन बस के अनुसार क्या कहा गया है, आपको बता दें कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, एक लाइन में है, आपकी परीक्षाओं में भी आ सकता है कि यह कथन किस शख्स का है, तो ये ध्यान दें, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। पुनः सुन लें, जो बात आप पूर्व में सीख चुके हैं यदि उस बात को याद रखना है, उसी यदि आप उसको याद है आपको वह चीज़, तो वही तो स्मृति कहलाएगी, क्योंकि हम जो पूर्व में सीख चुके हैं उसको यदि हम याद रखते हैं तो वह क्या कहलाएगी, एक स्मृति ही है। अगला जो बिंदु है, अगली परिभाषा दी गई है रायबर्न साहब द्वारा, क्या कहा गया है? रायबर्न साहब कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः वापस लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। यह भी बात कथन बहुत ही सत्य है, बहुत ही अच्छा है। अगला जो बिंदु कहता है, इस प्रकार से स्मृति हमारे मस्तिष्क की वह विलक्षण योग्यता है जो
कुछ पहले सीखा या अनुभव किया जा चुका है उसको कूट भाषा या स्मृति चिन्हों के रूप में संचित कर सुरक्षित रखने और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः स्मरण अथवा ज्यों की त्यों प्रस्तुत करने में काम आती है। इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। स्मृति का कार्य क्षेत्र पूर्व अनुभव एवं अधिगम को ज्यों की त्यों प्रस्तुत करने अथवा स्मरण करने एक ही जैसा कि प्रायः समझा जाता है, सीमित नहीं है। इसमें कथन में कहा गया है यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगम यानी लर्निंग, धारणा यानी रिटेंशन, पुनः स्मरण यानी रिकॉल और अभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन चारों तत्व सम्मिलित हैं। ध्यान दें, चारों तत्व क्या सम्मिलित हैं? अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण, अभिज्ञान, यह चारों तत्व सम्मिलित हैं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी है, यदि हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि उसमें किसी वस्तु को आसानी से सीखने की योग्यता होती है। यदि किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी है कहते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि उसको आसानी से चीज़ें सीखने में मतलब कोई समस्या नहीं होती है, उसको सीखने की योग्यता उसकी अच्छी है, वह इसे काफ़ी लंबे समय तक अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित रख सकता है। यानी अपने माइंड में उस चीज़ को ज़्यादा समय तक ग्रहण किए रह सकता है, धारण किए रह सकता है, अर्थात उसकी धारणा शक्ति पावर ऑफ रिटेंशन अच्छी होती है। वह इसे शीघ्रतापूर्वक ठीक रूप में पहचान सकता है और इसे पुनः स्मरण कर सकता है। इस तरह अपने पूर्व अनुभवों और अधिगम यानी लर्निंग की आवश्यकता पड़ने पर उचित उपयोग कर सकता है। कि यदि उसको अपने अनुभवों के आधार पर अधिगम की आवश्यकता पड़ने पर भी वह उसका उचित उपयोग कर सकता है। सच्चे अर्थों में एक अच्छी स्मृति की पहचान यह है कि उसे जब भी आवश्यकता पड़े काम में लाया जा सकता है। अच्छी स्मृति की पहचान यही है कि व्यक्ति को कोई चीज़ सीखी है और उस चीज़ का यदि समय आने पर उसको उपयोग करना पड़े तो वह उसका उपयोग कर सके, वही चीज़ एक अच्छी स्मृति कहलाएगी। इसके द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? इसके द्वारा ठीक समय पर हमें समुचित विचारों, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को पहचानने और पुनः स्मरण करने की पूरी तरह समर्थ बनाया जाना चाहिए। केवल उसी अवस्था में हमारे सीखे हुए ज्ञान और प्रयत्न कर उससे मस्तिष्क में संचित रखने का कोई मूल्य हो सकता है और तभी हम ईश्वर प्रदत्त स्मृति रूपी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं स्मृति के टाइप की ओर। स्मृति के टाइप आपको बताएंगे और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं क्योंकि आपको भी आनंद आएगा। चलिए अब हम बिंदु की ओर चलते हैं। स्मृति विशेष की क्या प्रकृति है? स्मृति विशेष की क्या प्रकृति है तथा उसे किस रूप में काम में लाया जा सकता है, इन बातों को आधार बनाकर मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को कुछ प्रकारों यानी टाइप्स ऑफ वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। मुख्य रूप से स्मृति को उनके अनुसार 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से किस तरीके से बांटा गया है यह भी आपको बताते हैं। तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तीसरा बिंदु कहता है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी।
आपको तीनों स्मृतियों के बारे में बता रहा हूं। तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। हमने कहा था कि 40 मिनट तक क्लास चलेगी, 40 मिनट का पीरियड होता है। मिलते हैं अगले पीरियड में, कोई बात नहीं। अगला पार्ट आपके लिए उपस्थित है, बहुत ही जल्द आपका अगला पार्ट आपको अगले दिवस मिल जाएगा, टेंशन ना लें। इन 3 मेमोरियों को यदि आपने नहीं सीखा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे सवालों को। और आपको क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्लास को ज़रूर देखें। आपके लिए लगातार मैं उपस्थित हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए ही समर्पित है और आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसमें आपको बता दूं, कोई भी यदि बीए पाठ्यक्रम, एमए पाठ्यक्रम के आधार पर भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्वेश्चंस आते हैं। यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। मेमोरी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सिलेबस में होगा तो आप ज़रूर पढ़ें। और आपका यदि आप शिक्षा शास्त्र और टीचर बनने की आप दिशा में बढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह तो फिर संजीवनी बूटी है। यदि इसे नहीं लिया तो आप समझ लीजिए लंका नहीं जीत पाएंगे। लंका जीतना है और अपनी कुर्सी सुनिश्चित करनी है तो आपको एक एक बिंदु को ध्यान से देखना होगा। एक एक बात को आपको अपनी सरल भाषा में समझाऊंगा। आपको ज़्यादा जटिल भाषाओं, ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता हूं मैं, इसलिए आपको सरल से सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं विदा लेना चाहूँगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, नए लोग हैं तो, और लाइक जरूर करें क्लास को, और शेयर करें अपने दोस्तों को, एक एक फ्रेंड तक पहुंचा दें। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हम प्रत्येक घर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहें और उनको दिलवाने में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।